हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के 8th चैप्टर को कवर करेंगे, जो क्या है मानव पर्यावरण, और जिसके अंतर्गत हम उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश की भी विस्तृत जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में हम आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के हिसाब से वो नोट करवाते हुए चलेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने एनसीईआरटी के है जो हमारे साथ की, तो आपका एक भी बेसिक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहने वाला है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम्स में हो या पीसीएस या अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी जो है सारे एग्जामों का बेस है। इसे अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए आज के चैप्टर को देखते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर है और बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी, जबकि उसके जो चाचा ने है प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षक करती थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो है विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों की चित्र आपको दिखाई गई है। देखिए इनमें कितनी विभिन्नता है। रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती है। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीली प्रदेशों से हैं, कुछ नरम यानी गर्म वन वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। यानी सब लोगों की भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की आवश्यकताएं समान ही होती हैं, ऐसा श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हों, झगड़ते हों, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीखते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। आगे देखिए, अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में सीखेंगे। अब हम आगे देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम इसे मानचित्र में देखते हैं। तो चलिए अमेजन को देखते हैं। हम इसका बेसिन है जो ये है उत्तरी यानी दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन। ये देखिए आपको अमेजन बेसिन दिख रहा है यहाँ, ये दक्षिणी अमेरिका है। और इसके देश देख सकते हैं आप, यहाँ चिली, ये यहाँ चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है ये इधर, और ये उरुग्वे है, और ये प्रशांत महासागर है, और ये आर्कटिक महासागर इधर है। तो ऊपर के देश देखिए, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, और इन्हीं के बीच में क्या है, ये है अमेजन बेसिन। ये क्षेत्र है अमेजन बेसिन, इसे देख लीजिए आप। अब देखते हैं, ध्यान देखिए, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क और रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये तो हम जानते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ है, कर्क रेखा और मध्य रेखा के मध्य जो है स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को ही भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं? जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पवनों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान में कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। मुहाना बताइए किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यानी जो अमेजन बेसिन है वो अकेली अमेजन नदी का नहीं है, बल्कि उसकी बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलाविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे से भाग से अपवाहित होती है। क्या अभी हमने यहाँ बेसिन के जो है देशों को देख लिया है। यहाँ देखिए कुछ अन्य जानकारी। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया।
इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। तो इस प्रकार यहाँ का नाम क्या पड़ा, अमेजन पड़ा। सहायक नदियां देखिए किसे कहते हैं, यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं, यानी मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये आपको याद होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, अमेजन का बेसिन। अब आगे देखिए जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कैसी जलवायु रहती है, गर्म और नम जलवायु। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। जो आर्द्रता है उसके कारण शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। अब देखिए वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों की शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता सूर्य का प्रकाश धरातल तक, क्योंकि जो पत्ती हैं वृक्षों की वो इतनी ज्यादा होती हैं कि छत बना लेती हैं। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में भी बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि प्रकाश तो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में कौन पैदा होते हैं, यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड। यहाँ देखिए आप अमेजन वन का चित्र देख सकते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, पक्षिति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न है, यहाँ पाए जाते हैं। वर्षा वनों में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं उसे देखिए आप। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षिति वाले पक्षी और भोजन के लिए जिनकी चोंच बड़ी होती है वो सब यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में यहाँ बंदर, स्लोथ, चींटी खाने वाले टैपीर यहाँ पाए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद होना जाना चाहिए कि टैपीर भी जो प्राणी है वो यहीं पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरियाना मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो यहाँ कौन सी मछली भी पाई जाती है, पिराना मछली जो मांस खाती है। इस प्रकार जीवों की अधिकता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब यहाँ देखिए ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है और मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मेंढक जैसे प्राणी इस जल का उपयोग किस लिए करते हैं, अंडा देने के लिए। अब देखिए वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पूरे शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शक्करकंद उगाते हैं। क्या क्या उगाते हैं ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शक्करकंद, क्योंकि शिकार या मछली का मिलना तो यहाँ निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। ऐसे में महिलाएं अपने साग सब्जियों से ही परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कैसी कृषि पद्धति करते हैं वे, कर्तन और दहन कृषि पद्धति। इनका मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा कहते हैं। क्या है मुख्य आहार इनका, मेनियोक, यानी जिसे कसावा भी कहते हैं। तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। मक्का, कॉफी एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ देखिए कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, यानी पहले भूमि को साफ करते हैं और फिर इनको जला देते हैं, यानी जो वृक्ष और झाड़ी काटी है उनको जला देते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है।
जमीन के इस टुकड़े का जो प्रयोग है बार बार से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को फिर वो छोड़ देते हैं। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। इस बीच पुराने खेतों में फिर से छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार वो मिट्टी दोबारा से उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को जोत लेते हैं। इस तरह वो करते रहते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। वर्षावन घरों के लिए क्या है, लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तिरो ढलान वाली होती है। तो मलोका किसे कहा जाता है, ये एक अच्छी यहाँ टर्मिनोलॉजी है, इसे याद रखिएगा। ये बड़े अपार्टमेंट वाले घर होते हैं जिसे मलोका कहते हैं और जिनकी छत कैसी होती है, तिरो ढलान वाली। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक जल पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। यानी जो विकास की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तो उससे जैविक विविधता थी जिन वनों में, जिन वर्षना वनों में, वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन है जो उसके वर्षावन का एक बहुत बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके लुप्त होने का व्यापक प्रभाव है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देखिए पहले मतलब ऐसे था और अब ये इस तरह से होता जा रहा है, यानी इसका जो बड़ा भाग है वो लुप्त होता जा रहा है। ये वनों का क्रमिक विकास दिखाया गया है। यहाँ पहले इतने ज्यादा क्षेत्र पर वन थे, फिर ये यहाँ बस्ती बन गई, यानी काट दिए गए, फिर और भी कम जो है क्षेत्र में वन रह गए हैं। आगे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। हमने पहले क्या देखा, अमेज़न बेसिन का जीवन। अब देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। ये कहाँ से कहाँ स्थित है, 10 डिग्री जो है उपोषण में उत्तर से और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं, यानी दोनों नदियों की सहायक नदियां। और जो ब्रह्मपुत्र है इसकी सहायक नदी आप एटलस में देख सकते हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का चित्र दिखाया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदर वन डेल्टा जो है इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। कैसी झील पाई जाती हैं यहाँ, चाप झील। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और मानसून के मध्य यानी जून से मध्य सितंबर तक के बीच वर्षा होती है। यहाँ किस टाइम वर्षा होती है, जून से मध्य सितंबर के बीच। और ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड बढ़ जाती है। अब हम जो है भारत के मानचित्र में देख लेते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन। ये देखिए, ये गंगा नदी है और इसकी ये सहायक नदियां हैं। यहाँ से सोन हो गई और ये यमुना नदी, ठीक है, ये आगे जाकर यहाँ बांग्लादेश से और इस तरह से यहाँ आ गई इस तरफ से, यानी असम से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ये सब बनाती है यही क्या है, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र ही गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है। तो ये आप देख लिया है यहाँ मैप में। अब आगे देखते हैं, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तिरो ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, यानी जो तिरो ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बसने के लिए प्रतिकूल है। यहाँ वहाँ यानी वहाँ कम ही लोग रहते हैं, वहाँ तिरो ढाल है, वहाँ जीवन जीना उतना आसान नहीं है जितना मैदानी क्षेत्र में है। अतः जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कम लोग रहते हैं, लेकिन
जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का यानी बेसिन का मैदानी भाग है वहाँ ज्यादा जनसंख्या रहती है। ये आगे दिया हुआ है कि मैदानी प्रवास के लिए यानी मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है, अतः वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि है वहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि ही है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता है, उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें देख लीजिए आप, गेहूं है, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं, यानी इस मैदान में केले के बागान भी आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान आपको देखने को मिलेंगे। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों के जो संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मध्य ढलान वाले पर्वतों पर, पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी जहाँ मंद ढलान है पर्वतों और पहाड़ियों पर वहाँ वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है, यानी जिस जिस क्षेत्र की में वनस्पति आपको दिखाई देगी उसकी आकृतियों की भी विभिन्नता होती है, इसीलिए वहाँ की वनस्पति उससे प्रभावित होती है। यहाँ देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में आपको सांगवान दिखेंगे। साखू और पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। कैसे वनों से घिरा हुआ है? जो डेल्टा क्षेत्र है मैंग्रोव वनों से। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तिरो ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ? चीड़, देवदार और शंकुधारी जैसे पेड़। ये यहाँ देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ देखिए आप। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए समझिए, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसत निकालते हैं ये कितने लोग रहते हैं। और या आगे हम देखते हैं, यहाँ धान की कृषि देखिए यहाँ दिखाई गई है करते हुए, और ये असम में चाय के बागान का चित्र आप देख सकते हैं। अब देखिए बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाने जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा जो है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा मैदान में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाया जाता है। और नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। और रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं मछलियों की लोकप्रिय हैं? जो रोहू, कतला और हिल्सा। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये आपको वेदिकाओं के माध्यम से कृषि दिखाई देगी। ये खड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार यानी समतल सतह बनाकर कृषि का जो है उत्पादन किया जाता है। और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, यानी ढलान को जो है इस तरह से वेदिकाओं में बना दिया जाता है और उस पर कृषि की जाती है। तो ये वेदिका कृषि है। यहाँ मगर और एक सींग वाले गैंडे का चित्र दिखाया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में। और जो ये डॉल्फिन है इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सूसू। इसे सूसू क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके सांस लेने की आवाज है वो इतनी ज्यादा आती है जैसे सांस, तो इसलिए इसका नाम ही सूसू कह दिया गया है वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, यानी स्थानीय भाषा में। अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। यानी जो जल का प्रदूषण हो रहा है, जल की बुरी दशा हो रही है, उससे इन डॉल्फिन का जीवन है जो खतरे में पड़ता जा रहा है।
यहाँ एक साफ झील का चित्र दिया गया है, इसे हम छोड़ देंगे, ये एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ हमारी लास्ट लाइन क्या थी, मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। फिर देखिए यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं और इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। कितने मार्ग हैं? 4। मैदानी इलाकों से लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जबकि नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। कोलकाता किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस जो बेसिन है उसकी महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा और असम का काजीरंगा और ये है जो मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कई दर्शनीय स्थल है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि काजीरंगा और मानस जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? वो है असम में। लखनऊ का इमामबाड़ा देखिए आप, बिहार में बौद्ध स्तूप, ये सब पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो यहाँ देखिए कुछ अन्य जानकारी जो रह गई है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। कब किया स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ? 2 अक्टूबर 2014 को। और आगे देखिए आप, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है, क्योंकि गंगा नदी है आज वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, उसे बचाने की जरूरत है। उसके संरक्षण के लिए ही नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इस तरह से आज के हमने इस वीडियो में अमेजन बेसिन के जीवन को समझा, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के जीवन को अच्छे से अध्ययन किया। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी का ही अगला चैप्टर यानी 9th चैप्टर होगा।